हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो आप सभी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 3 और पार्ट नंबर 5, और लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं बिकॉज आपको ढूंढने में थोड़ी सी आसानी होगी, और जस्ट एक पार्ट के बाद दूसरा पार्ट आपको मिलता रहेगा इन प्लेलिस्ट। नो प्रॉब्लम, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। 5 वाला हम कर रहे हैं, उचित आहार और स्वास्थ्य का आधार वाला चैप्टर जो अपना चल रहा है उसमें 5 भाग चलेगा, और इसमें दीर्घ उत्तरीय जो पर्सन है उनको लिया गया है। इनको लिया गया है, दीर्घ उत्तरीय जो पर्सन है उनको लिया गया, मतलब इसके अंदर ठीक ठाक लेंथ के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। ठीक ठाक लेंथ के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मान दीर्घ उत्तरीय पर्सन मानी लघुत्रात्मक जो पर्सन होते हैं उनसे थोड़े बड़े दीर्घ उत्तरीय पर्सन होते हैं, उनको हम पढ़ने वाले। आ जाओ, सीखते हैं और मेहनत करते हैं। स्टार्ट। सवाल है अपना सवाल अपना क्या है? सवाल है कि भोजन में उपस्थित प्रमुख खनिज और उनके कार्य, खाद्य सोर्स या खाद्य स्रोत, या उनकी कमी, कर्मों से नहीं, उनकी कमी है ना, उनकी कमी से होने वाले रोग या विकार एवं लक्षणों को बताइए। एवं क्या बताने हैं? लक्षण। एक चार्ट है अपने पास पूरा का पूरा, माने भोजन में उपस्थित जो प्रमुख खनिज हैं उनका एक चार्ट है, पूरा का पूरा चार्ट है। तो ये अपना आ गया है चार्ट। आई थिंक आप सभी लोगों को आसानी से इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा। आसानी से तो नहीं, थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ओके, थोड़ा सा क्लियर नहीं है पर समझ में आ जाएगा, नो इशू। चलिए, पहला है भोजन के अंदर एक कैल्शियम उपस्थित होता है। कैल्शियम का काम क्या है? कैल्शियम का काम है कि जो हमारी हड्डी हैं और जो दांत हैं उनको स्वस्थ रखता है। हड्डी और दांतों को क्या रखता है? स्वस्थ रखता है, कमजोर नहीं होने देता। और सोर्स कहाँ से, मतलब कहाँ से मिलते हैं? दूध से मिलता है, सोया से मिलता है ना। दूध, दही, माने सोया दूध से मिलता है, दही से मिलता है, चीज से मिलता है, और पनीर से मिलता है। ठीक है। अब इसका अभाव हो जाए, कमी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो अस्थियां और दांत क्षय हो जाते हैं, माने अस्थियां भंगुर हो जाती हैं, टूट जाती हैं नॉर्मल गिरने पड़ने से ही, और जो दंत हैं वो कमजोर हो जाते हैं। ठीक है। लक्षण क्या है इसके? लक्षण है दुर्बल अस्थियां और दांत क्षय। दुर्बल तो अस्थियां होगी और दांतों का क्षय होगा, मतलब दांतों का टूटना हो जाएगा। अब आ जाए अपने पास आयोडीन। ठीक है। आयोडीन का कार्य क्या है? जो अपना शरीर है उसको मानसिक क्रियाओं में सहायता करना। जो आयोडीन का काम है कि जो अपना शरीर है उसकी मानसिक क्रियाओं में सहायता करता है। सोर्स कहाँ से है? आयोडीन युक्त अपने को नमक खाना चाहिए, सिंगाड़ा खाना चाहिए, समुद्री शैवाल खाने चाहिए। अब सिंगाड़ा तो खाते हैं, आयोडीन भी खाते हैं, युक्त नमक भी खाते हैं, और शैवाल, समुद्री जो शैवाल होते हैं वो नहीं मिलते अपने को यहाँ पे, अपने आसपास है ही नहीं समुद्र, है ना। और अभाव अगर अभाव हो जाए तो एक रोग हो जाता है जिसे बोलते हैं घोंगा, ग्वाइटर, या फिर हिंदी में उसे कहते हैं गांव की भाषा में गलगंड रोग, जिसमें गला फूल के लटक जाता है। गर्दन के अग्रभाग में होता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है। जो गर्दन का आगे का भाग है यहाँ पे ये आता है। आगे चलते हैं आयरन। आयरन जानते हो आप लोग, लोहा होता है। क्या होता है? लोहा तत्व होता है। आयरन माने जो लोहा तत्व है, रक्त का संपूर्ण घटक है ये। माने कार्य क्या? रक्त के अंदर जो Hb होता है, Hb माने हीमोग्लोबिन, उसको बढ़ाने का ये काम करता है। ठीक है ना। माने आयरन जो है Hb माने हीमोग्लोबिन बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। और क्या, कहाँ से मिलता है? पत्तेदार सब्जी खानी चाहिए, साग खाना चाहिए, चुकंदर खानी चाहिए, अनार खानी चाहिए। ठीक है। और अपना जो थापाथोर होता है जिसे हम कैक्टस भी कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं नागफनी। ठीक है। नागफनी का जो पेड़ है उसके जो फल आता है वो भी खाना चाहिए। ठीक है। अभाव हो जाए तो खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, रक्ताल्पता भी कहते हैं। अभाव मानी खून की कमी, अभाव से क्या होगा? खून की कमी हो जाएगी। अगर अपने पास आयरन नहीं हो तो खून की कमी, उसे एनीमिया भी कहते हैं, उसे रक्ताल्पता भी कहते हैं। ठीक है। और ज्यादातर जो गर्भवती महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनके ऐसा होता है। आगे आ गया है दुर्बलता
वह सांस लेने में कठिनाई। अगर ऐसा हो जाता है, रक्ताल्पता हो जाती है, तो दुर्बलता आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है और सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है। क्या आ जाती है? सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है। सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि जो HB हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन को कैरियर करने का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरियर करने का काम करता है, हमारी ऑक्सीजन को एक जगह से ले जाकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो सांस लेने में इसीलिए दिक्कत आई क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पा रही अपनी बॉडी तक। ठीक है, मानी पूरी तरीके से ऑक्सीजन कैरियर नहीं हो पा रहा है। आगे, खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों में वसा की मात्रा का पता लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्रियाकलाप करना चाहिए। कैसे पता लगाएं? तो आइए करते हैं क्रियाकलाप। माने किसी खाद्य पदार्थ में वसा का परीक्षण करने के लिए निम्न क्रियाकलाप द्वारा किया जाता है। वसा का मतलब क्या होता है? तेल। यानी किसी भी खाद्य पदार्थ में तेल है या नहीं। जैसे अंडा है तो क्या उसमें तेल है या नहीं? पालक है, क्या उसमें तेल है या नहीं? मूली की सब्जी है, क्या उसमें तेल है नहीं है मूली में? ठीक है ना। या फिर सोयाबीन में तेल है या नहीं है, या फिर चने में तेल है या नहीं है। ठीक है ना। तो उसका पता कैसे लगाया जाए? तो उसका पता लगाना बहुत आसान होता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे सोयाबीन के अंदर तेल चेक करना है। वैसे सोयाबीन के अंदर तेल होता है जिसे हम कहते हैं वसा। तो क्या करेंगे? सोयाबीन को थोड़ा सा हम उबाल लेंगे। ठीक है, फिर उसे सुखा देंगे। सुखाने के बाद उसका पाउडर बनाएंगे। पाउडर मत बनाओ, या फिर आप उसको क्या करो, एक कागज में लेकर उसको क्या करो, एक ओखली में कूट दो। कूट के उसको कागज में डालो और कागज में थोड़ा सा डाल के उसको मसल दो। फिर उस पाउडर को साइड में कर दो और उस कागज में देखो कि वो कागज में ट्रांसपेरेंट हुआ कि नहीं हुआ, क्या उसमें धब्बा आया कि नहीं आया। अगर उसमें धब्बा आ गया तो समझो कि उसके अंदर तेल है, वसा है। अब चलते हैं, माने खाद्य पदार्थ में वसा का परीक्षण करना है तो उसकी थोड़ी सी मात्रा लेते हैं। थोड़ी सी मात्रा क्या करते हैं? हम लेते हैं। लेने के बाद प्रत्येक खाद्य पदार्थ के एक छोटे भाग को कागज के अलग अलग टुकड़ों पर रखते हैं। खाद्य पदार्थ पर कागज को लपेट कर उसे दबाते हैं। तो खाद्य पदार्थ है उसको कागज में लपेट देंगे, उसको दबा देंगे। ठीक है, ध्यान रखते हैं कि कागज फटे नहीं। ठीक है ना, हमें ध्यान रखना है कागज फटना नहीं चाहिए। यदि खाद्य पदार्थ में कुछ पानी हो तो कागज उसे सूखने देते हैं। कागज ही सोख लेता है उसे। अब देखते हैं कि कागज पर किसी प्रकार का तेलीय धब्बा तो बनता है या नहीं। खाद्य पदार्थ में तेल या मक्खन उपस्थित है तो यह कागज पर एक तेलीय धब्बा देता है। कागज पर तेलीय धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो समझ में आ गया, क्रियाकलाप आप आसानी से करते हैं, कोई इश्यू नहीं है, नो प्रॉब्लम। आगे आ गया जंक फूड क्या होता है। तो जंक फूड क्या होता है? जंक फूड होते हैं आपके मोमोज, बर्गर, ठीक है, और ये तले हुए जितने भी पदार्थ हैं सब जंक फूड। जो भी आप खाते हैं जो तले हुए पदार्थ हैं सारे के सारे जंक फ्रूट्स हैं। सारे के सारे क्या हैं? जंक फ्रूट्स हैं। माने वे खाद्य पदार्थ जिनमें उच्च शर्करा, वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरीज होती हैं, लेकिन प्रोटीन, विटामिन, खनिज, आहार्य रेशे बहुत कम मात्रा में होते हैं, जंक फूड कहलाते हैं। इन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इनके अधिक सेवन करने से व्यक्ति में मोटापा हो जाता है, मोटापा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्य स्वास्थ्य संबंधी रोगों से भी पीड़ित हो सकता है। माने मोटापा तो होगा ही, और मोटे लोगों में पता नहीं और भी क्या क्या बीमारियां आ जाती हैं। इसीलिए स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना और जंक फूड से परहेज करना आवश्यक है। जंक फूड से परहेज करना आवश्यक है। साधारण खाना लीजिए, नॉर्मल दाल रोटी खाइए, मस्त रहिए। इट्स मोर इम्पोर्टेंट देन द जंक फूड ऑफ योर बॉडी। ठीक है, तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत काम का है, और हमारी बॉडी के लिए भी। ठीक है, तो हमें परहेज करके रखना चाहिए पहले से ही। अगर बुढ़ापे में सही रहना तो अभी से कर लो, नहीं तो बाद में रोगों का भरमार लग जाएगा। डायबिटीज अलग हो जाएगी, पता नहीं और कौन कौन सी, ब्लड प्रेशर और हो जाएगा, हाँ पता नहीं, जॉइंट अलग से दुखेंगे, कमी नहीं रहेगी।
हमारे शरीर में उपस्थित दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है और इसका परीक्षण करने के लिए क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। माने प्रोटीन को कैसे पता करें, प्रोटीन को पता करने का कोई तो तरीका होगा। चलिए करते हैं एक्सपेरिमेंट और सीखते हैं। दालों में प्रोटीन की उपस्थिति को निम्न परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है। कैसे? मानी परीक्षण करने के लिए कुछ दालों के नमूने लेने पड़ेंगे। आप ले लो, सोयाबीन की ले लो, आप ले लो मूंग ले लो, मोट ले लो, उड़द ले लो, या फिर अपने पास मसूर ले लो, चना ले लो। ठीक है, दालों को खरल और मूसल का उपयोग करके उनका पेस्ट या चूर्ण बना सकते हैं या बना लेते हैं। खरल का मतलब होता है वो जो होते हैं ना, ओखली, जिसे खरल बोलते हैं, और कूटने का होता है उसे मूसल बोलते हैं। ठीक है, दाल के प्रत्येक नमूने का लगभग आधा चम्मच एक अलग साफ परख नली में डालें। कहाँ डालना है? परख नली में डालना है। परख नली बोले तो एक टेस्ट ट्यूब होती है ऐसी, ठीक है ना, कांच की, बोरोसिलिकेट कांच की होती है। किस कांच की होती है? बोरोसिलिकेट कांच की होती है। गर्म करने पर टूटती नहीं है, और नॉर्मल कांच गर्म करने पर चटक जाता है। ठीक है, प्रत्येक परख नली 2-3 चम्मच पानी डालकर अच्छी तरह से हिलाएं। 2-3 चम्मच पानी डालें प्रत्येक परख नली में, उसे अच्छे तरीके से हिलाएं। ड्रॉपर की सहायता से अब परख नली में कॉपर सल्फेट का विलयन डालें। कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, CuSO4, ये होता है कॉपर सल्फेट। CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन डालें, मतलब पतला डालें, नॉट कंसंट्रेटेड डालें। ठीक है, डालें। अब और ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक परख नली में कास्टिक सोडा का मतलब होता है धोने का सोडा, जिसे हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, धोने का सोडा हो सकता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यूज ले सकते हैं। धोने का सोडा ही होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, विलयन की 10 बूंदे डालें। विलयन की कितनी बूंदे डाल दें? कास्टिक सोडे की 10 बूंदे डाल दें। परख नलियों को अच्छे से हिलाकर उन्हें कुछ मिनट तक ऐसे ही रहने देते हैं। कुछ समय बाद अवलोकन करने पर हम देखते हैं कि परख नली के पदार्थ बैंगनी रंग हो गए हैं। परख नली के जो पदार्थ हैं कैसे रंग हो गए हैं? बैंगनी रंग हो गए हैं। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ माने दालों में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाते हैं। बैंगनी रंग है वो खाद्य पदार्थ में किसको दर्शाएंगे? प्रोटीन को दर्शाएंगे। किसको दर्शाएंगे? प्रोटीन को दर्शाएंगे। किसको दर्शाएंगे? प्रोटीन को दर्शाएंगे। अब आगे आ गया कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस किस पर लिखनी है? शरीर वर्धक भोजन माने प्रोटीन जैसी चीजें। ऊर्जा प्रदाय भोजन मतलब ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन। सुरक्षात्मक भोजन, सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन से हैं अपने? तो वो है आपके विटामिन हैं। ठीक है, आ जाइए। तो पहला आ गया शरीर वर्धक भोजन, मतलब इसमें हम किसकी बात करेंगे? एक तो वसा की बात करेंगे और एक प्रोटीन की बात करेंगे। बिकॉज प्रोटीन और वसा, प्रोटीन सबसे ज्यादा अपनी बॉडी जो मसल्स है उनको बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है, तो प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते हैं, इसीलिए इन्हें शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है या शरीर वर्धक पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है, कौन? प्रोटीन। कौन भाई? प्रोटीन। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं आगे। ओके, ऊर्जा प्रदाय भोजन। ऊर्जा कौन कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा देते हैं। कौन कौन देते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा देते हैं। माने कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। विभिन्न गतिविधियों के लिए क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसीलिए इनमें समृद्ध खाद्य पदार्थों को ऊर्जा प्रदाय भोजन कहा जाता है। माने जिनके अंदर वसा और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा वो ऊर्जा से समृद्ध भोजन होंगे या पोषक तत्व होंगे। आगे सुरक्षात्मक पोषक तत्व, माने विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहते हैं।
विटामिन और खनिजों को क्या कहते हैं? सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहते हैं, क्योंकि पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। इससे बचाते हैं, हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं। और हमें क्या रखते हैं? स्वस्थ रखते हैं। क्या बात आ गई समझ में सभी के? अरे समझ में आई नहीं आई बताओ मेरे मित्रों, आ गई? चले आगे। तो सवाल हो गया खत्म। अब आ गए अपने निम्नात्मक प्रश्न। 4-5 क्वेश्चन है ना। पहला तो ये हो गया निम्नात्मक का, कितने हैं टोटल मिला के मैं चेक कर लेता हूँ अपना। 4 क्वेश्चन है ना? निम्नात्मक का मतलब होता है बड़े क्वेश्चन, जिसमें एक एक पेज के क्वेश्चन होते हैं। आगे आगे भारत के किन्हीं 3 राज्यों में स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलों और उनसे बनने वाले पारंपरिक खाद्य पदार्थों के बारे में आपको बताना है। तो भारत के 3 राज्यों के स्थानीय स्तर पर उगाए जाने वाली फसलों तथा उनसे निर्मित होने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में हम वर्णन करेंगे। अब पहला ले लेते हैं अपना राजस्थान, क्योंकि हम राजस्थान से ही हैं, राजस्थान से ही लेंगे। तो राजस्थान में देखो, बाजरा, गेहूं, चना, सरसों और दाल उगती है, ठीक है। और इसीलिए बाजरा से तो बाजरा का चूरमा बनाते हैं, बहुत शानदार, ठीक है ना, बहुत अच्छा लगता है। और गेहूं, चना, सरसों, इसमें से गेहूं और चना और दाल, मतलब इनको यूज में लेते हैं हम, दाल बाटी चूरमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दाल बाटी चूरमा। इसलिए राजस्थान की जो फेवरेट भोजन है दाल बाटी चूरमा है ठीक है, मतलब दाल बाटी चूरमा, खिचड़ी और चटनी, ठीक है। मतलब खिचड़ी किससे बनती है? खिचड़ी इससे बनती है, बाजरा से बनती है ना। और गेहूं से भी बना लेते हैं खिचड़ी, पर बाजरा से बनाते हैं खिचड़ी, ओके। चटनी तो आपको पता है कैसे बनती है, हरी सब्जियों से, या फिर बोलते हैं ना हरी चीज़ों से बनती है। धनिया की चटनी हो गई, है ना, हरी मिर्ची की चटनी हो गई। और क्या मिलता है? छाछ, दही, दूध और चाय मिलती है भाई राजस्थान में, फुल एंजॉय, सुबह सुबह उठते ही मिलती है। कर्नाटक में क्या पैदा होता है? तो कर्नाटक में चावल, रागी, उड़द और नारियल मिलती है सबसे ज़्यादा। समुद्री किनारे पे है कर्नाटक, और तो ये सब चीज़ें हैं, पानी की मात्रा भी ज़्यादा है कर्नाटक के अंदर। अब यहाँ पे इनसे क्या बनाया जाता है? इडली, डोसा, सांबर, नारियल की चटनी, रागी, मुड्डे, पल्ल्या। भाई पल्ल्या क्या होते हैं? मुड्डे भी मुझे पता नहीं है क्या होते हैं, ठीक है ना। और रसम भी क्या होते हैं मुझे पता नहीं। और चावल तो अपन जानते हैं भाई, इडली, डोसा, सांबर, नारियल की चटनी, तो ये अपन जानते हैं। रागी मुड्डे क्या होते हैं? ये रागी तो एक तरीके से वहाँ का उगने वाला पदार्थ है, मतलब एक छोटा छोटा सरसों जैसा दाना होता है, तो वो है। रसम और चावल, रसम क्या होते हैं मुझे पता नहीं, ठीक है ना। मतलब वो एक कोई खाने का पदार्थ होता होगा, जैसे अपने यहाँ पे नॉर्मल में जैसे कड़ी बना लेते हैं, वहाँ के लोग कड़ी को नहीं जानते होंगे, जैसे मैं उधर की चीज़ों को नहीं जानता। हो सकता है लैंग्वेज अलग हो, लेकिन मैं जानता हूँ। इट मे बी पॉसिबल और नॉट। मणिपुर में देखते हैं भाई, मणिपुर में चावल, बांस और सोयाबीन सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। इसमें बांस की सब्जी बनती है वहाँ पे, और बांस के अंदर जो पका हुआ बांस होता है ना, उसके अंदर चावल और नारियल का रस वस डाल के, बुरादा डाल के, उसमें चीनी वीनी डाल के कुछ शानदार चीज़ें भी बनाई जाती है। क्या क्या बनता है वहाँ पे? चावल बनता है, इरोम्बा बनता है जिसे चटनी कहते हैं, ऊती बनती है, पीली मटर और हरे प्याज की तरी बनाते हैं वहाँ पे, तरी, और सिगंजू बनाते हैं वहाँ पे, और ये क्या है, कंगसोई बनाते हैं। बिना दूध की चाय वहाँ पे बनाते हैं, दूध कम मात्रा में मिलता है पहाड़ों पे, बकरियां, गायें या भैंसें वहाँ पे कम होती हैं, ठीक है। चलिए आगे, भोजन के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए और उत्तर हम वर्णन करना है, यानी भोजन के जो प्रमुख घटक है उनका वर्णन करना है। हमारे भोजन में निम्न प्रमुख घटक होते हैं। पहला होगा कार्बोहाइड्रेट। देखो क्या क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट: वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, ये 5 प्रकार के पोषक तत्व अपने शरीर को जरूरत है, ठीक है ना। इनके बारे में चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है अपने शरीर को? ऊर्जा। मानिए यह हमारे आहार में ऊर्जा प्राथमिक स्रोतों में से एक है। विभिन्न प्रकार के अनाजों जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, साग भाजी हो गया, आलू हो गया, शकरकंद हो गया, विभिन्न प्रकार के फल जैसे अनानास हो गया, केले हो गए, आम, ये कार्बोहाइड्रेट के अच्छे सोर्स हैं। कार्बोहाइड्रेट के क्या हैं बाबू? अच्छे सोर्स हैं, बहुत बढ़िया वाले सोर्स हैं। आगे आ गए वसा। वसा बोले तो फैट भी कह सकते हैं, या फिर तेलीय जो पदार्थ होता है, तेल हो गया, घी हो गया, ये वसा में ही आते हैं,
ठीक है, मानिए शरीर में जम के वसा बन जाते हैं, शरीर में कन्वर्ट हो जाते हैं। मानिए इसमें घी हो गया और विभिन्न प्रकार के तेल शामिल किए जाते हैं, और वसा के सोर्स जंतु और पादप आधारित हो सकते हैं। मानिए वसा देखो, जंतुओं से तो घी मिलता है अपने को, चर्बी मिलती है उनसे, उन्हीं से भी बना लेते हैं कुछ तेल वगैरह। ठीक है, मछलियों के अंदर जो चर्बी होती है उससे तेल बना के लोग जो आदिवासी होते हैं, कहीं जगह पे रहते हैं, जैसे ये इग्नू जो बनाते हैं ना, वहाँ पे कौन सा हो, ग्रीनलैंड के अंदर जो लोग रहते हैं, है ना, वो यूज़ लेते हैं। और वनस्पति से भी अपने को तेल मिलता है, ठीक है ना, जैसे मूंगफली का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, अखरोट का तेल हो गया, बादाम का तेल हो गया, ठीक है, और तिल का तेल हो गया। ये काफ़ी सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनसे तेल मिलता है, जिसे हम वसा में कन्वर्ट हो जाता है। मेवे हो गए, और कद्दू, सूरजमुखी हो गया, सरसों हो गया, सूरजमुखी भी है, कद्दू का जो बीज होता है उसमें होता है, सूरजमुखी का बीज होता है उसमें, सरसों हो गया, ठीक है, तरा हो गया, है ना, इन सब के अंदर ये वसा के अच्छे सोर्स हैं। और वसा हमारे शरीर में ऊर्जा का संग्रहित स्रोत है। ठीक है, मतलब जब हम खाना नहीं खाएंगे तो अपने शरीर को जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी भाई साहब वसा से। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोटीन ये हमारे शरीर को वृद्धि करने वाले पदार्थ होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ये हमारे शरीर में वृद्धि, और जो अपने शरीर में टूट फाट हुई है, कोई मान लीजिए स्किन कट गई, या मान लीजिए कोई जो अंग है वो अंदर से फट गया, या जो कोशिकाएं वो नष्ट हो गई, तो नई कोशिकाएं बनाने में किसकी महत्वपूर्ण योगदान है? वसा का, प्रोटीन का। प्रोटीन पौधों के साथ साथ जंतु उत्पादों से भी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे दालें, फलियां, मटर और मेवे प्रोटीन के उत्कृष्ट पादप सोर्स। यानी जंतुओं के अंदर तो होते ही, प्रोटीन कहाँ से मिलता है? जैसे जो लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, अंडे खाते हैं, ठीक है, मछलियाँ खाते हैं, ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। दूध में भी काफ़ी प्रोटीन होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जानवरों के अलावा भी हमें प्रकृति से, मानी फसलों से भी अपने को मिलता है, जैसे दाल हो गई, फलियाँ हो गई, मटर हो गई, जितनी भी दालें, सब में बीज वाली लगभग सब चीज़ों के अंदर क्या मिलता है अपने को? प्रोटीन मिलता है ना। बीज वाली जैसे वैसे जो अपना ये होता है, क्या बोलते हैं ना, बाजरा हो गया, चावल हो गया, ये प्रोटीन इसमें कम होता है, इनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, जंतुओं के दूध, पनीर, अंडा, ठीक है, ये सब, मछली मांस, इनके मांस से भी अपने को क्या मिलता है? प्रोटीन से आसानी से उपलब्ध होता है। ठीक है, आगे चलें। विटामिन, खनिज। विटामिन और खनिज एक में ही आ गया ना। तो विटामिन ए, बी, सी, डी और खनिज जैसे कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, फास्फोरस हो गया, ये हमारे शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। दूध, हरे साग, फल, साबुत अनाज विटामिन और खनिज से भरपूर खाद्य पदार्थ है। खनिज से भरपूर क्या है? खाद्य पदार्थ। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। आगे हो गया, पांचवा आ गया आहार्य रेशे। क्या हो गया? आहार्य रेशे, मानी जो कच्ची सब्जियां होती है ना, वो सब। मानी ये हमारे शरीर को अनपचे आहार से छुटकारा दिलाने में हमारी क्या करते हैं? मदद करते हैं। मल के सुचारू रूप से निकास को भी सुनिश्चित करते हैं। हरे पत्तेदार साग हो गया, ताजे फल हो गए, साबुत अनाज हो गया, दालें हो गई, मेवे हो गए, आहार्य रेशे रुक्षांश के अच्छे सोर्स हैं। आहारी जो रेशे हैं रुक्षांश के क्या हैं? अच्छे स्रोत हैं। ठीक है ना, आहार्य रेशे जो हैं रुक्षांश के अच्छे स्रोत हैं। आगे चलते हैं। जल तो महत्वपूर्ण है ही जीवन जीने के लिए। जल भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारी सहायता करता है। जो भोजन के अंदर पोषक तत्व होते हैं उनको शरीर में अवशोषण जब करना होता है तो जल के माध्यम से ही किया जाता है। जल नहीं होगा तो अवशोषित होंगे ही नहीं। यह पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं बेकार होते हैं, मतलब यूरिया हो गया, नाइट्रोजनी पदार्थ हो गया, ठीक है, और लैट्रिन के थ्रू जो मल निकलता है वो तो बेकार पदार्थ है ही, लेकिन पसीने के अंदर भी कुछ चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, आगे आ गया। हमारे भोजन में उपस्थित प्रमुख विटामिन का वर्णन निम्न बिंदुओं के अनुसार कीजिए। यानी विटामिन का कार्य क्या है? अभाव हो जाए तो क्या रोग होता है, क्या विकार होता है, वो बताना है। प्रमुख सोर्स क्या है? तो हमारे भोजन में उपस्थित प्रमुख विटामिन क्या है? पहले भी आ चुका है ये। ठीक है,
पहले नहीं आया, सॉरी, पहली बार ही आया है। तो ये आ गया अपना विटामिन ए। विटामिन ए क्या काम करता है? मानिए अपनी आंखों की रोशनी को बनाए रखता है, त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है विटामिन ए। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाए तो आपको पता है आंखें कमज़ोर हो जाती है, दिखाई देना कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, मानी लक्षण क्या है इसके? दुर्बल दृष्टि, अंधेरे या रात में कम दिखाई देना, रतौंधी रोग हो जाता है, कभी कभी पूर्ण रूप से दिखाई देना ही बंद हो जाता है। सोर्स क्या है? तो पपीता खाओ, गाजर खाओ, आम खाओ और दूध खाओ, ये सब खाओ। ठीक है, आगे चलते हैं विटामिन बी1। ठीक है, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन बी को थायमिन कहा जाता है, विटामिन बी को, है ना। तो हृदय को स्वस्थ रखता है, जो विटामिन बी ए क्या करता है? हृदय को स्वस्थ रखता है और हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के कार्य करने में क्या करता है? सहायता करता है। अगर विटामिन बी की कमी हो जाए तो एक रोग हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बेरीबेरी। अब बेरीबेरी रोग क्या होता है? तो बेरीबेरी रोग होता है सूजन आ जाना, हाथों और पैरों में जलन होना, झंझनाहट होना, सांस लेने में परेशानी होना, तो ये हो जाता है बेरीबेरी रोग। तो हमें खाना क्या चाहिए? तो हमें देखो फलियां खानी चाहिए, मेवे खाने चाहिए, संपूर्ण अनाज, बीज, दूध से बने पदार्थ अपने को खाने चाहिए। ठीक है, आगे आ गया विटामिन सी। विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी को क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन ये हो गया अपना शरीर को रोगों से बचाता है विटामिन सी। ठीक है, स्कर्वी रोग हो जाता है इसकी कमी से। अगर विटामिन सी की कमी आ जाए तो स्कर्वी रोग क्या हो जाता है? मनी मसूड़ों से खून निकलना हो गया, घाव भरने में अधिक समय लग जाता है। ठीक है, ये विटामिन सी की कमी से होता है। आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, संतरा और नींबू खाना चाहिए। तो आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, संतरा या नींबू अपने को खाना चाहिए। ठीक है, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और ये अस्थि और दांतों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में क्या होता है? सहायक होता है। वैसे विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य के रोशनी से मिलता है। रिकेट्स हो जाता है, मान रिकेट्स का मतलब है हड्डियां कमजोर हो जाती है, भंगूर हो जाती है, टूट जाती है, चटक चटक। ठीक है, अस्थियों का मुलायम हो जाना और होकर मुड़ जाना। किसी किसी व्यक्ति के टेढ़े पांव देखे होंगे, हाथ टेढ़े हो जाते हैं, वो इसी के कारण होते हैं, है ना, रिकेट्स के कारण। सूर्य का प्रकाश चाहिए, दूध मक्खन खाओ, फूल मछली खाओ, अंडा खाओ दत्ता के, है कि नहीं? चलो, अगर खाते हो तो खाओ, नहीं खाते हो तो मत खाओ, कोई जोरी भी नहीं करेगा आपसे कि तुम्हें खाना ही पड़ेगा। आगे आ गया अपने पास खाद्य माइल। खाद्य माइल का मतलब है कि खाना खेत से अपने तक पहुंचने की जो दूरी होती है उसे हम खाद्य माइल कहते हैं। खाद्य मील माने फूड माइल को आरेख द्वारा दर्शाते हुए समझाइए कि खाद्य माइल को कम करना क्यों आवश्यक है। देखो, पृथ्वी पर खाद्य माइल कम होना बेहद ज़रूरी है। मान लीजिए कि मैं राजस्थान के अंदर रहता हूँ और मैं गेहूँ, बाजरा और ये नहीं खाऊंगा और मैं अमेरिका से कोई स्पेशल सब्जी मंगवा के खाऊंगा, स्पेशल भोजन मंगवा के खाऊंगा, तो फिर कितना तो प्रदूषण होगा, कितना मेरा खर्चा होगा, कितना लोगों को खर्चा होगा और कितना वो महंगा आके पड़ेगा, आप सब जानते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास में खेत में कुछ चीज़ें उग रही उनको खाऊं तो कितना सस्ता पड़ेगा, मैं जाके तोड़ लाऊं। अपने घर के पीछे उगा रखी है हमने काफ़ी सारी सब्जियां, जैसे हमने क्या उगाया है, पालक उगा रखा है। पिछली बार तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, टमाटर भी था, बैंगन भी थे, है ना, मिर्च भी थी, हरी मिर्च भी थी। अभी तो नहीं है भाई, केवल पालक और हरी मिर्च उगाई है, पालक तो कंटिन्यू है। अब देखो खाद्य माइल क्या होता है कि भाई खेत के अंदर से अनाज तैयार होता है, फिर अनाज के बाद में उसकी निराई गुड़ाई होती है, फिर उसका भंडारण किया जाता है, भंडारण के बाद में उसको पीसा जाता है, मिलों के अंदर पीसा जाता है, पीसने के बाद में उसको दुकानों में लाया जाता है, फिर दुकान वाले से हम खरीदते हैं, फिर हम खरीद के रोटी बनाते हैं। तो ये पूरा इसका चार्ट है, क्या है इसका पूरा चार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया भाई अपना पूरा उत्तर। यहाँ पे आ गया कि खाद्य माइल को कम करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे परिवहन के दौरान लागत और प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। इससे स्थानीय किसानों के व्यवसाय को सहायता मिलती है। यह हमारे भोजन को अधिक ताजा और स्वास्थ्यवर्धक रखता है कि नहीं?
क्या करता है ये अपने भोजन को स्वास्थ्यवर्धक रखता है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे और पूरे चैप्टर को अच्छे से हमने एंजॉय किया है। अब चैप्टर नंबर 4 अगले वाले सेशन के अंदर, क्लास के अंदर हम लेकर आएंगे। और इससे पहले यदि आप लोग हमसे जुड़ गए तो जानने से पहले भाई रुक जाओ और एक प्यारा सा कमेंट करके जाओ कि आप लोग हमें कहाँ से देख रहे हैं, वीडियो आप लोगों को कैसा लगे ये भी बताएं, और यदि हमसे कोई कुछ हेल्प मिल पा रही है तो वो भी आप हमें बताएं कि जो हम कंटेंट दे रहे हैं उससे आपको कितनी हेल्प मिल रही है। और प्लीज़ दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल आर माय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ हेल्प अस एंड सपोर्ट आवर चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।